मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है और इस बजट के बाद बाजारों का रिएक्शन बड़ा मिला जुला सा रहा है। कुछ बातें अच्छी लगी तो कुछ कम अच्छी भी लगी है। टैक्सेशन बढ़ा है, उसको लेकर बाजार थोड़ा सा परेशान है, लेकिन बाकी चीज़ों पर काफ़ी कुछ बाजार का रिएक्शन सदा हुआ आया है। तो अब बड़ा सवाल है कि जहाँ एक और बजट से ठीक पहले मजबूती से खरीदारी करते हुए एफआईज इस बजट को कैसे देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर थोड़े सतर्क और सावधान दिख रहे हुए म्यूचुअल फंड्स जो कि भारी भरकम कैश में बैठे हैं, वो आगे क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे। ऐसे में इन्वेस्टर्स के तौर पर आपको अपना पैसा अभी लगा देना है या फिर रुकना है। बाजार की चाल और रफ्तार वही पुरानी बनी रहेगी या धीमी पड़ेगी और रुकेगी। ढेर सारे हैं सवाल और जवाब है आपके लिए तैयार, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि बजट के बाद एफआईज इनका बाजार पर किस तरह का रुझान रहता है और ये भारत के बाजारों के बारे में क्या सोचते हैं, ये सबसे अहम है। और इसी पर बातचीत करने के लिए और बजट के सारे ऐलानों पर अपनी इन डेप्थ राय देने के लिए मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट रिदम देसाई सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रिदम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद समय देने के लिए। आई एम श्योर इस वक्त आपके लिए बड़ा बिजी समय है। कल से लेकर अब तक आप बजट के ऐलानों का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। पूरे दुनिया भर में आपके क्लाइंट्स हैं जो सुनना समझना चाहते हैं कि रिदम सर के और मॉर्गन स्टैनली के क्या व्यूज़ हैं बजट को लेकर। तो सबसे पहले तो सर मैं शुरुआत करता हूँ, क्या कुछ आपको ऐसा लगा एफआईज के लिहाज से जो इस बजट में अच्छा है? अ, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर। जी टीवी के सब दर्शकों का मेरा प्रणाम। तो पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बजट को लेके ये है कि जो मैक्रो स्थिरता है, मैक्रो स्टेबिलिटी पे जो सरकार का केंद्र है वो बरकरार है। अब 4 जून को जब इलेक्शन रिजल्ट आए, तो बहुत सारे लोगों ने ये राय पेश की कि सरकार अब बदल के पॉपुलिस्ट बन जाएगी। जो टैक्स हम इकट्ठा करते हैं वो अब गरीबों में बांटेंगे। उससे क्या होता है कि महंगाई का दर बढ़ता है और हमें पता है कि ये सरकार और खास करके प्रधानमंत्री की ये राय नहीं है कि इस तरह से गरीबी नहीं हटती है। गरीबी हटती है आपको गरीबों को अपॉर्चुनिटी देने से, और उसके लिए मैक्रो स्थिरता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्रो स्थिरता से ये होता है कि महंगाई की दर तो कम होती है, लेकिन उसमें जो उतार चढ़ाव है, वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं, इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी, वो भी थम जाती है। तो जैसे कि सरकार के पास इंटरिम बजट के बाद कुछ 30 बेसिस पॉइंट्स जीडीपी की तुलना में उनको ज्यादा पैसा मिला था आरबीआई की डिविडेंड से, तो उससे क्या करने वाली थी, ये इस पे हमारा केंद्र था। और सरकार ने उसमें से 20, मतलब 2/3 अमाउंट उन्होंने बजट डेफिसिट को घटाने में लगा दिया। तो बाजार का जो ये रुख है, ये जो तेजी है, इसका जो मूल आधार है वो मैक्रो स्थिरता है। इसे आप भूलना नहीं चाहिए। मैक्रो स्थिरता के कारण इंडिया का ग्रोथ बना हुआ है और महंगाई का दर नीचे है, और इसके लिए इक्विटीज में तेजी है। तो ये कारण जो है वो बरकरार है। ये बजट से वो कारण और मजबूत बन रहा है। तो मेरे बात हिसाब से ये बजट का सबसे हाईलाइट। बड़ा मैसेज है, बिल्कुल। और इस पे ध्यान रखना चाहिए। अ, और खास करके जी जी। जो छोटे निवेशक हैं हम्म। उन्हें तो ये ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक बात। उतार चढ़ाव तो बाजार में होते रहेंगे, हम्म। लेकिन जो ट्रेंड है वो जी। बाजार का ऊपर ही है। आज हम्म। से 3 साल बाद मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ से काफी ऊपर रहेगा, ओह, अगर ऐसी ही पॉलिसी हमें देखने मिली सरकार से। वंडरफुल। तो तो ये मेरा समरी व्यू है। अब आगे आप बिल्कुल प्रश्न सर, पूछ सकते मैं विस्तार से आपको एक एक पॉइंट पर राय भी लूंगा। और आपने फिजिकल डिसिप्लिन की बात की कि वित्तीय स्थिरता ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एफआईज आप बड़े नज़दीकी से देखते हैं, क्या इसके चलते भारत की रेटिंग अपग्रेड होने के चांसेस बढ़ गए हैं? हो सकता है अनिल जी, लेकिन मेरा ध्यान उधर नहीं है। रेटिंग बढ़े या ना बढ़े, उससे इक्विटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बजट के डॉक्यूमेंट में देखिए, मुझे नहीं लगता है बहुत सारे लोग इस पे ध्यान देते हैं। तो एक वहां पे एक सेक्शन होता है जहां पे वित्त मंत्री फिस्कल डेफिसिट को कैसे फंड करते हैं, उसका पूरी डिटेल्स होती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो फॉरेन बोरोइंग है, जिसे एक्सटर्नल बोरोइंग कहते हैं, वो पिछले साल 54,000 करोड़ थी। अगले साल मतलब 2024-25 में 14,000 करोड़ का आंकड़ा है।
तो ये सरकार कुछ बाहर से लोन तो ले नहीं रही है, जिसके लिए आपको रेटिंग अपग्रेड चाहिए। तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रेटिंग एजेंसी अगर अपग्रेड करे, तो जिनके पास सरकारी बॉन्ड का पोर्टफोलियो है, उनको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। और सरकारी बॉन्ड में फ़ायदा ये भी हो सकता है, क्योंकि जो आप सरकार का जो बोरोइंग है, वो पिछले साल की तुलना में एकदम वहीं के वहीं पड़ा है। तो वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो जीडीपी की तुलना में वो नीचे जा रहा है। मतलब अगर आप देखें तो सप्लाई जिसे कहते हैं बॉन्ड में, वो कमी हो रहा है। और सामने क्या हो रहा है कि जो भारत का इंक्लूजन हुआ है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में, उसके कारण बहुत सारे एफआईआईज बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रहा है। तो इसे लेके थोड़ा बॉन्ड में तेजी हो सकता है। इक्विटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रेटिंग अपग्रेड से, अगर हुआ तो भी। ठीक बात है। तो रेटिंग बढ़े तो भी इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आइए सर, इक्विटी मार्केट की बात निकली तो वहीं पर करते हैं फोकस, क्योंकि टैक्स तीनों ही तरह से बढ़ाए हैं, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी और वायदा कारोबार में एसटीटी भी। कैसे देखते हैं आप, और इसका कोई लंबा असर है या फिर एक दो दिन के लिए हो गया और बात खत्म? यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा कि मैं थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि मेरा ये मानना था बजट के पहले कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट नहीं बढ़ेगा इक्विटीज पे। लेकिन जिस तरह से मैं सोच रहा था, वो सोच थोड़ी गलत थी। मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर बढ़ेगा तो 10 से 20 होगा। ये सोच गलत हो गई। 10 से 12.5 के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। अगर आप देखो तो 10 से 12.5 से कोई नुकसान नहीं होता है। 10 से 20 अगर कर देते तो इक्विटी मार्केट पे बहुत बड़ा धक्का लगता था, और आज निफ्टी आपका कल भी डाउन होता, आज भी डाउन होता, और आगे जाके 3 महीने के लिए नीचे जाता। लेकिन 10 से 12.5 करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। छोटा सा चेंज है, लेकिन उसको लेके जो समांतर रेट हो गए हैं सब एसेट क्लासेस के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बात है। आप टैक्स की बात कर रहे हो, लेकिन मेरा जो मेरा जो अनुमान है, ये जो बजट में जो निकला है, बहुत सालों से हम लोग डायरेक्ट टैक्स कोड के रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। आज मुझे मुझे याद है पहली बार इसकी बात 2006 में हुई थी। 18 साल से हम लोग डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं। पहली बार 18 साल में उस दिशा में कुछ चेष्टा हुई है। तो ये बजट में एक ट्रेलर आया है कि किस तरह से भारत का डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म होने वाला है। और जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 6 महीने में पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। तो इसे लेके मुझे लगता है कि बाजार में इसका बहुत ही पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो टैक्स का आज सिलसिला है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और टैक्स रिटर्न फाइल करना इतना आसान नहीं है। मुझे याद, मेरे खुद के टैक्स डॉक्यूमेंट में पिछले साल कुछ 6 अलग अलग सेक्शंस है कैपिटल गेन्स पे, क्योंकि अगर आप बॉन्ड को बेचो तो अलग कैपिटल गेन, अगर आप प्रॉपर्टी को बेचो तो अलग कैपिटल गेन, लिस्टेड इक्विटी में अलग, अनलिस्टेड इक्विटी में अलग। तो ये जो किया है कल, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है। और आगे जाके और भी इसमें बदलाव आने वाला है, तो ये अच्छा ही है। रही बात इक्विटी मार्केट की, तो 2.5% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इक्विटी इन्वेस्टर्स को। ओके, नेट नेट 2.5% आपका टैक्स थोड़ा सा बढ़ गया। अच्छा सर, अब एक चीज़ बताएं कि अगर आप एफआई हैं तो इस बजट को देखने के बाद आप भारतीय बाजारों में खरीदेंगे, बेचेंगे, या न्यूट्रल रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेरे लिए बजट आया और चला गया, फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, देखो, ऐसा है कि बजट, जैसे मैंने पहले समझाया कि बजट क्या करता है। बजट सरकार की जो आय है और जो खर्चे हैं उसके बारे में विश्लेषण करती है, और फिर जो घाटा है उसके बारे में। तो ये बजट ये होता है। तो उस सिलसिले उसको लेके मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज हुई है यहाँ पे। पहले कि बहुत सारे भारी बाहर के निवेशक को ऐसा लगा था कि चूंकि भाजपा की 30 सीटें कम आई है, उसके कारण भारत का जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो बदल जाएगा और पॉपुलिस्ट बन जाएगी सरकार। तो बजट से, और हालांकि मैं तो बोलूं कि पिछले 1 महीने से जो भी सरकार बोल रही है, उसे तो तय हो चुका था कि पॉपुलिज्म तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको एकदम से कंफर्मेशन चाहिए था, तो ये बजट ने आपको ठीक ठीक समझा दिया कि हम लोग पॉपुलिज्म नहीं कर रहे, हम हमें तो ग्रोथ लाना है। ठीक है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकली है ये बजट से।
और दूसरी जो बात है, ये है कि अब आगे जाके, और ये मैं आपको समझा दूँ, आपके दर्शकों को समझा दूँ कि क्या हुआ था कि 2020 में जब कोविड आया, तो जो निजी क्षेत्र का जो सेंटिमेंट था, वो बहुत ही खराब हो गया था। और उसके कारण सरकार को इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ा, और इसीलिए फिस्कल घाटे को बढ़ानी पड़ी और खर्चा बढ़ाना पड़ा। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किया सरकार ने, और अब कोविड खत्म हो गया है। तो सरकार की ओर से फ़रवरी में भी यही यही मैसेज था, और अब भी यही आ रही है कि अब हमने हमारा काम कर दिया है, अब साइकिल स्टेबलाइज़ हो गई है, और अब निजी क्षेत्र को अपना काम करना है, कंज़म्पशन में और कैपेक्स दोनों में। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मैसेज, ये फरवरी में ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन ये वापस एक बार फिर से दोहराया गया है कि अब निजी क्षेत्र में काम होगा। अब सरकार पीछे हट जाएगी। सरकार ने जो अपना कर्जा बढ़ाया था, कुछ 89% तक चला गया था, वो अब 82% तक आ गया है, और अगले 2 साल में मेरे हिसाब से 60 के हैंडल में आ जाएगा सरकार का सरकारी कर्ज। और साथ में जो निजी क्षेत्र में है, वो कर्ज जो 50% हो गया है, खास करके कॉर्पोरेट सेक्टर में जीडीपी की तुलना में 50% है, वो अब बढ़ के 70 के आसपास पहुंच जाएगा। और ये आपको मैं समझा लूं, जब निजी क्षेत्र में कर्ज बढ़ता है, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में बूम आता है, बहुत बड़ा। और ये बाजार को पता है, इसीलिए तो बाजार में भाव इतने चढ़े हुए हैं, क्योंकि बाजार को थोड़ा सा तो अनुमान है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में बड़ा बूम आ रहा है। और ये होगा क्योंकि निजी क्षेत्र में कर्ज बढ़ेगा, और ये कर्ज इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि सरकार पीछे हट गई है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें ये बजट में तय हो जाती है। फरवरी में भी हुई थी, लेकिन जो भी डाउट आया था, क्योंकि जून में इलेक्शन रिजल्ट ठीक ठाक नहीं था बहुत लोगों के नज़रे में, तो ये वापस अब जुलाई में ये वापस बात तय हो चुकी है कि सरकार की ओर से तो वही रणनीति है जो पहले थी। रिदम सर, बाजार कॉन्फिडेंट है या कॉम्प्लिसेंट है? क्योंकि एक इलेक्शन का रिजल्ट आया, जैसा सोचा था वैसा नहीं आया। 4 घंटे का करेक्शन। बजट, शायद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि तीनों में टैक्स बढ़ा देंगे, फिर भी आया। 2 घंटे का करेक्शन। तो मार्केट तो ये घटने का नाम नहीं ले रहा है। पहला, क्या ये वाकई में बाजार का कॉन्फिडेंस है, और ये है तो क्यों? और ये जोश कहाँ से आ रहा है? नहीं, जोश मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है कि निजी क्षेत्र में जो नफा है वो बढ़ रहा है। और जब नफा बढ़ता है, तब शेयर के भाव को घटने का कोई संभावना कम ही रहती है। अ, एक कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है। आपने जो कहा कॉन्फिडेंस और कॉम्प्लिसेंसी के बारे में, तो मैं बोलूंगा कि कुछ-कुछ जगहों पे कॉम्प्लिसेंसी है, कुछ-कुछ जगहों पे ओवर कॉन्फिडेंस है। जैसे कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल शेयर्स हैं जो 100 के पी मल्टीपल पे पहुंच गए, और वहां पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ग्रोथ नहीं है, बहुत सारा ग्रोथ है। ओके, और बहुत सारा कैपेक्स भी आ रहा है। लेकिन अब अगर आप 100 के मल्टीपल पे शेयर खरीदोगे, तो आपकी प्रॉफिट्स उतने नहीं बनेंगे, क्योंकि एक भाव होता है, भाव से ही खेलना चाहिए। और कुछ प्राइवेट बैंक्स है जहां पे इतना कॉम्प्लिसेंसी है, इतना लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो आपको बड़े सस्ते भाव में मिल रहे हैं। तो बाजार में ये दोनों तरफ का है। ओवरऑल मार्केट मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अंदर जो है, कहीं पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा मंदी कर ली है लोगों ने। तो ये क्लियर है कि अब सेक्टोरल चर्निंग तो करनी पड़ेगी, राइट? तो कहाँ प्रिफर्ड सेक्टर रखने चाहिए, इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, कहाँ कम वेटेज रखें? एक्चुअली अनिल जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जो है ना, ये मैक्रो मार्केट था, पूरा मैक्रो पे ट्रेड हो रहा था। अब मुझे लग रहा है ये बड़ा माइक्रो मार्केट हो जाएगा, ये एकदम स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगा। निफ्टी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ सकता। ऐसा बन सकता है कि अगले 6 महीने में निफ्टी कहीं भी नहीं जाए, कि यहाँ से निफ्टी में ज्यादा तेजी ना पन आए, लेकिन अंदर निफ्टी के अंदर काफी कुछ चर्निंग होगा। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज आपको जो खरीदनी चाहिए, वो आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। स्टॉक्स बड़े सस्ते लग रहे हैं, काफी ज्यादा। खास करके जो बड़े वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वहां पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स काफी सस्ते हैं। और जो लिक्विडिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। कल बजट डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर था। सरकार का जो
आरबीआई के पास कैश होता है, उसमें 1,40,000 करोड़ का ड्रॉ डाउन होने वाला है, कम होने वाला है। मतलब उससे लेके लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ेगी। तो ये लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, निजी क्षेत्र के प्राइवेट बैंक्स को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, तो ये एक होता है। दूसरा कि हम लोग फरवरी से देख रहे हैं कि जो रूरल क्षेत्र में कंज़म्पशन है, वहाँ पे लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो रूरल क्षेत्र के जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि रिटेल कंपनीज़ हैं, ऑटो कंपनीज़ हैं, जो ऑटो पार्ट कंपनीज़ हैं, वहाँ पे मुझे ज़्यादा तेज़ी लग रही है। जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्रियल्स पे बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए, जहाँ वैल्यूएशंस ज़्यादा बढ़ गए हों, वहाँ पे थोड़ी-सी चेतावनी रखनी चाहिए, और जहाँ पे कम वैल्यूएशंस है, वो वहाँ पे आप अभी भी खरीद सकते हो। और चौथा सेक्टर जो मुझे बहुत ये भाव से अच्छे लग रहे हैं, वो है आईटी सर्विसेज़। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक नया साइकिल शुरू होने की तैयारी में है, और यहाँ से शेयर्स काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। तो ये 3-4 सेक्टर्स में मुझे ज़्यादा ध्यान है, बाकी सब मुझे लग रहा है कि आप अभी के लिए तो रख सकते हो बाजू में, वहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी बैंक, कंजम्पशन और आईटी, ये 3 स्पेस ऐसी है जहाँ पर तेज़ी करने की राय है आपकी, राइट सर? बैंक दोनों ही प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर हाँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईटी, प्राइवेट से कंजम्पशन जैसे रिटेल और ऑटोज़, और सिलेक्टिव इंडस्ट्रियल्स। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने का बन सकता है मौका। अब आइए सर कुछ और प्रोविजंस पे बात करें। एक बायबैक पर भी अब टैक्स आपके स्लैब्स के हिसाब से लगेगा। पहले शायद एक वो लूप होल था कि अगर आप डिविडेंड ले रहे हैं तो टैक्स ज़्यादा लगता था। इस चक्कर में कंपनी ने काफ़ी बायबैक अनाउंस किए। इसका क्या असर पड़ता हुआ देखते हैं? दूसरा, चूँकि आपको आईटी पसंद है, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास है और बायबैक भी आजकल उन्हीं के ज़्यादा आ रहे हैं। तो 1 अक्टूबर से लागू होने के पहले आपको लगता है कि कुछ बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियाँ बायबैक्स ला सकती हैं? ला सकती है, लेकिन डिविडेंड और बायबैक में जो आर्बिट्राज था वो चला गया है। तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आप वो आर्बिट्राज कर रहे हैं तो थोड़ा नुकसान होगा। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा आर्बिट्राज है, क्योंकि टेंडर ऑफर में जो बायबैक करेंगे, वहीं पे ये आप टैक्स लगा सकते हो। जो ओपन मार्केट बायबैक करते हैं, वो तो फिर ओपन मार्केट परचेज़ हो गई ना, तो वहाँ पे फिर भी आप कैपिटल गेन्स टैक्स ही भरोगे, लेकिन ये क्लैरिटी आना बाकी है। देखते हैं क्या क्लैरिटी आती है, लेकिन बायबैक और डिविडेंड में जो टैक्स आर्बिट्राज तो वो चला गया है। और यही बात मैं अनिल जी आपको समझा रहा था कि ये जो टैक्स कोड नया आ रहा है, उसमें जो भी ये सारे आर्बिट्राजेस होते हैं, जो अंतर है, जहाँ पे लूपहोल्स है, वो सब बंद होने लगेंगे एक के बाद एक। तो इसके लिए आप तैयारी रखो कि ये सब लूपहोल्स बंद हो जाएँगे। ये परफेक्ट है, ठीक बात है, ये सारे लूपहोल्स बंद होने वाले ही हैं। अब आपको सीधे से टैक्स भरना ही पड़ेगा, वो सीधी-सी बात है। लेकिन एक और चीज़ है, जहाँ पर इस बजट के बाद क्या आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनली हमारे हिंदुस्तानियों की आदत है भई कि पैसा गोल्ड में निवेश करें, ज़्यादा हो गया तो प्रॉपर्टी में करें। इस बजट के बाद वो हमारी आदत को थोड़ी-सी और आग मिलेगी कि चलो बढ़िया है, टैक्स कम हुए हैं, आगे भी फ़ायदा होगा। तो क्या गोल्ड और प्रॉपर्टी की तरफ थोड़ा पैसा ज़्यादा जाएगा? एक सी प्रॉपर्टी में तो वैसे भी 50% सेविंग जाती है, तो वहाँ से मुझे नहीं लगता है और बढ़ेगी। और प्रॉपर्टी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा जो ये इकोनॉमिक साइकिल है, वो प्रॉपर्टी क्षेत्र पे ही आधारित है। तो वो तो चलता रहेगा। गोल्ड में मुझे ये भाव से हमें जो सरकार ने 9% से जो ड्यूटी कम की है, उससे क्या हुआ है कि गोल्ड के जो दाम बढ़े थे, वो थोड़े से सस्ते हो गए हैं। लेकिन गोल्ड में मुझे नहीं लगता है इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा, क्योंकि आज आपको इक्विटी रिटर्न ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। तो हालाँकि अगर आप हाउस होल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे, तो इंडिया की जो प्राइवेट ओनरशिप है गोल्ड में, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कुछ 35,000 टन की प्राइवेट ओनरशिप है गोल्ड में। तो वहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा-सा इंटरेस्ट आ सकता है वापस गोल्ड में। रिदम सर, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, इन्वेस्टर्स भी, रिटेल हों, चाहे एचएनआई इन्वेस्टर्स हों या फिर बड़े फंड मैनेजर्स या एफआईज, कि एक बार बजट निकल जाए तो फिर पैसा लगाएं, है ना? तो अब वो कैश में बैठे भी हैं, अच्छे खासे बैठे हैं। तो जो ये इंतज़ार कर रहे थे उनको लगा लेना है या और इंतज़ार करना है? मैं अंग्रेज़ी में एक कहावत कहूँगा, जी, मार्केट में पैसा टाइमिंग से नहीं बनता है, टाइम से बनता है। करेक्ट।
ठीक है? तो अगर आप टाइमिंग के लिए रुके हुए हो, हुँ, तो आप गलत हो जाओगे। हुँ, टाइम स्पेंड करना है बाज़ार में, आपको समय स्पेंड करना है बाज़ार में, ना कि आपको टाइमिंग करना है। तो जो भी लोग रुके हैं, मैं उनसे यही मेरी राय यही है कि आप सिस्टमैटिक बेसिस पे हर महीने बाज़ार में पैसा लगाते रहो। और ज़्यादा लोगों को तो म्यूचुअल फंड से ही करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। और उसमें बहुत एक्सपर्टाइज़ चाहिए, और 90-95% लोगों के पास ये एक्सपर्टाइज़ नहीं है। तो उन्हें ये चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए कि हम इंडिविजुअल स्टॉक में, और ये जो एक तरीके से लोग समझते हैं कि मैंने ये स्टॉक खरीद लिया अब 10 गुना हो जाएगा, ऐसे 10 गुने नहीं होते हैं। उसके लिए समय लगता है। 10-20 बैगर्स, 30 बैगर्स के लिए बहुत समय लगता है, और 10-15 साल में स्टॉक्स ऐसे कंपाउंड होते हैं। और अगर कोई शॉर्ट रन में ऐसा कुछ हो भी गया तो वो गलत होता जाता है, फिर वो वापस नीचे आ जाता है। तो ये ऐसे ही ध्यान से इन्वेस्टर्स को काम करना चाहिए शेयर बाजार में। ये कोई सट्टा मार्केट या कसिनो नहीं है जहाँ पे आपने एक कलर चूज़ कर लिया और आपके पैसे 36 गुना हो गए, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। ठीक बात है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक चीज़ जो शो की शुरुआत में रिदम सर ने कही वो ये कि 3 साल का अगर आपका व्यू है, तो यहाँ से निफ्टी मार्केट आपको ऊपर ही दिखेंगे और ऐसे में अगले कुछ समय में अगर बाज़ार में कमज़ोरी के मौके मिले इस बजट के बाद तो निवेश करने का सही समय बनेगा। रिदम सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बजट पर अपना पूरा एनालिसिस हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे रिदम देसाई, मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी और चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट, जो बताते हुए बजट के बारे में अपनी राय। साफ तौर पर एफआईएस की तरफ से ये बजट न्यूट्रल से हल्का सा पॉजिटिव माना जाएगा। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।